इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मो को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन किलिन पर सवार होकर इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढने निकल चुका था। मगर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने के बाद इन्हें काफी ज्यादा गर्मी फील होने लगी। एम्परर यानफेंग कह रहे थे कि यहाँ का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता। वहीं पर ड्रैगन किलिन को भी इस गर्मी से तकलीफ हो रही थी। वो किन्मो से कहता है, बॉस अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती गई तो मेरे जैसे ड्रैगन की तो वाट लग जाएगी, मैं इतनी ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकता। बेचारे ड्रैगन किलिन को तो काफी ज्यादा रोना आ रहा था और उतने में उन्हें अपने सामने काफी तेज रोशनी नजर आई। ड्रैगन किलिन कह रहा था कि शायद यही से टेम्परेचर में बदलाव हुआ, उस जगह पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसने यहाँ की हीट को इंक्रीज कर दिया। उतने में एम्परर बताने लगे कि ये लाइट काफी ज्यादा यूनिक है, ये तो ना सनलाइट है और ना ही क्लाउड का कोई फिनोमिना। ऐसा फील हो रहा कि रोशनी एक वैली से रेडिएट हो रही, साथ ही मुझे इसकी ऑरा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस हो रही। वहीं पर किन्मो भी इस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने ऐसी ही रोशनी को ग्रेट रूइंस में विटनेस किया था। ग्रेट रूइंस में हर रात गॉड्स के स्टैचूज से ऐसी ही ऑरा रेडिएट होती और किन्मो तो बचपन से ही ग्रेट रूइंस में रहा था, तो वो इस ऑरा से काफी अच्छे से वाकिफ है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ऐसी ऑरा डार्कनेस को दूर करती, मगर यहाँ पर तो ग्रेट रूइंस का कोई नामो निशान नहीं, फिर ये ऑरा यहाँ पर रेडिएट कैसे हो रही। और उतने में एम्परर कहने लगे कि हो सकता है कि ये किसी गॉड की एनर्जी है। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन थोड़ा सा पैनिक हो गया। वेल, इस ड्रैगन को देवताओं से काफी ज्यादा डर लगता है। साथ ही वो किन्मो को बता रहा था कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आ रही, ऐसा लगता है कि ढेर सारा ब्लड यहाँ पर पोर हो चुका है। ऐसी ब्लड स्मेल तो बस बैटल ग्राउंड पर ही पाई जाती, जहाँ पर हजारों पावरफुल वॉरियर्स मारे जा चुके हो। उतने में एम्परर यानफेंग किन्मो से कहने लगे कि ग्रेट हीलर, तुम तो मुझे एडवाइजर से मिलने ले जा रहे थे, प्लीज मुझे बताओ हम कहाँ जाने वाले हैं और यहाँ पर इतना ब्लड का स्मेल क्यों आ रहा। दरअसल एम्परर यानफेंग इंपीरियल एडवाइजर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिस पर किन्मो बताने लगा कि मेरे सेक्ट के कुछ बंदों ने इंपीरियल एडवाइजर को तलाश किया था और तभी अचानक से आसमान से ब्लड की बारिश होने लगी। तो मैंने उन्हें बताया था कि वहाँ जाकर इंपीरियल एडवाइजर की तलाश करो, क्योंकि इस ब्लड की बारिश के कम होते साथ ही यांगकांग का वेदर इम्प्रूव हो गया था। आसमान में जो काले बादल थे वो अपने आप छटने लगे। साथ ही मुझे आसमान में एक शॉर्ट टेक्निक नजर आई थी जो कि मेरे ख्याल से बस इंपीरियल एडवाइजर की ही हो सकती है। वहीं पर एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गॉड का कहर इतनी जल्दी विड्रॉ कैसे हो गया, क्योंकि जहाँ तक वो जानते हैं देवता यांगकांग को आसानी से नहीं बख्शेंगे। साथ ही उनके सामने दो इम्पोर्टेंट सवाल थे कि ब्लड की बारिश किसने की और वो ब्लड किसका था। और अब एम्परर यानफेंग उम्मीद करने लगे कि इस वैली में जाने के बाद हो सकता है उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। साथ ही उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इस सबके पीछे इंपीरियल एडवाइजर का हाथ है तो फिर वो इस दूर दराज वाले इलाके में क्यों आए होंगे। और अब हम उसी इलाके में इंपीरियल एडवाइजर को देख पाते हैं, जिन्हें ये एहसास हो चुका था कि वैली में किसी ने एंटर किया है। वहीं पर किन्मो इस वैली को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वो जानता था कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है और साथ ही उस पर्सन ने ढेर सारे ट्रैप्स भी बिछा के रखे होंगे, तो किन्मो इन ट्रैप्स में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता, इसलिए उसने फटाफट से अपनी हेवनली शेनशाओ आइज को एक्टिवेट कर लिया। और किन्मो की डिवाइन आइज एक्टिवेट होते साथ ही उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक सोर्ड फॉर्मेशन नजर आया, इसलिए वो ड्रैगन किलिन को ब्रेक लगाने का हुक्म देता है। उसे पैनिक होते हुए बता रहा था कि तुम्हारे सामने कॉइलिंग सोर्ड फॉर्म है, जल्दी से पीछे हट जाओ। और उतने में कॉइलिंग सोर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से इनके सामने रिवील हो गया। किन्मो कह रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर का फॉर्मेशन है, उनके अलावा कोई और इसे बना ही नहीं सकता। मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, इंपीरियल एडवाइजर इसी वैली में मौजूद है। इधर ड्रैगन किलिन को ऐसा फील हो रहा था मानो सारी तलवारें उसके आर पार धंसने वाली हो, मगर अचानक से वो सारी तलवारें गोल्डन डस्ट में तब्दील होकर वैनिश हो गई। बेचारा ड्रैगन किलिन तो मरते मरते बाल बाल बच गया था। वो चैन की सांस लेते हुए किन्मो से कहने लगा कि मालिक, आपने मेरे पेमेंट को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर किन्मो कह रहा था कि फिलहाल के लिए तो तुम नीचे चलो, हमें इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढना पड़ेगा। और अब ग्राउंड पर आते साथ ही ड्रैगन किलिन वहाँ मौजूद ऑरा को सेंस करने लगा। वो कह रहा था कि ब्लड का स्मेल इसी डायरेक्शन से ज्यादा आ रहा है, मेरे ख्याल से सामने एक झील होगी और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो झील पूरी तरह से ब्लड से बनी होगी। तो उसकी बात सुनते हुए किन्मो तुरंत ही उस ब्लड लेक के पास पहुंच गया। एम्परर यानफेंग बता रहे थे कि इसी ब्लड से डिवाइन लाइट रिलीज हो रही थी, जिसने इस पूरे इलाके का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब किन्मो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। उसे शक हो रहा था कि हो सकता है ये ब्लड किसी गॉड का होगा। एक बार उसे ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने
बताया था कि हर एक डेटी की बॉडी में डिवाइन ब्लड पाया जाता और इस ब्लड के अंदर यंग एनर्जी होने की वजह से लाइफ को नरिश करता है। मगर किन्मो ने देखा कि ये पूरी वैली तो जलकर राख होने की कगार पर है। यहाँ की हीट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि काफी दिनों से यहाँ पर खून की बारिश हो रही, भला इतना सारा ब्लड किसकी बॉडी में होगा, और अगर ये कोई गॉड है तो फिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो गॉड को इतनी बुरी तरह से घायल कर दे। जिस पर किन्मो कह रहा था कि इसका जवाब हमें सिर्फ इंपीरियल एडवाइजर से ही मिल सकता है। और अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद इन्हें घर नजर आया। किन्मो कह रहा था कि शायद यही इंपीरियल एडवाइजर का रेसिडेंस होगा, और उतने में उन्हें उस घर से किसी के खांसने की आवाज आई। तो इन लोगों ने पैनिक होकर फटाफट से उस घर में एंटर किया। इन्होंने देखा कि इंपीरियल एडवाइजर काफी ज्यादा घायल है। वेल एम्परर यानफिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर जैसा इतना पावरफुल शख्स इतनी बुरी तरह से घायल हो गया। इसलिए वो तुरंत एडवाइजर से पूछने लगे कि बताओ तुमने किसका मुकाबला किया था। वहीं पर किन्मो को भी अब यांगकांग के फ्यूचर का टेंशन आने लगा, क्योंकि ये दोनों ही यांगकांग के सबसे पावरफुल फिगर्स थे और अब दोनों भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। उतने में इंपीरियल एडवाइजर एम्परर यानफिंग को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो एम्परर टकले हो गए और ऊपर से उनके चेहरे पर बहुत बड़ा स्कार था। इसलिए वो तुरंत एम्परर से पूछने लगे कि बताए आपकी ये हालत किसने की। जिस पर एम्परर बताने लगे कि मेरे चेहरे का घाव फेक है, किन्मो ने उसे पेंट किया था। साथ ही मेरी असली पहचान को कंसील करने के लिए उसने मेरे बालों को भी हटा दिया। मगर इंपीरियल एडवाइजर अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते योर मैजेस्टी, मैं आपकी बॉडी से वाइटल एनर्जी का एक हल्का सा ट्रेस भी महसूस नहीं कर पा रहा। चाहे कोई बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अपने ऑरा को कम्प्लीटली मास्क नहीं कर सकता। तो किन्मो ने इसका जवाब दिया। वो कह रहा था कि रुलाई और डाविस मास्टर ने एक साथ मिलकर योर मैजेस्टी पर अटैक किया था और उन दोनों ने उनकी 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजरीज को पूरी तरह से शटर कर दिया, जिसके चलते एम्परर की बॉडी में जो भी वाइटल एनर्जी थी वो पूरी तरह से वैनिश हो गई। फिलहाल तो हमारे एम्परर और किसी ऑर्डिनरी बंदे में जरा भी फर्क नहीं होगा, वो एक मॉर्टल में तब्दील हो चुके हैं। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें ब्लड की वोमिटिंग हो गई। वहीं पर सानियान पैनिक होते हुए किन्मो से कहने लगी कि प्लीज इन्हें ऐसी कोई खबरें ना दीजिए जिनसे इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। फिलहाल हम इनकी स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से इंपीरियल एडवाइजर को चेक करना शुरू कर दिया। किन्मो तुरंत ही समझ गया था कि एडवाइजर की बॉडी पर जो घाव है उसमें उसे डिवाइन लाइट के ट्रेसेस मिल रहे हैं। इसलिए वो एम्परर यानफेंग को बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर ने ही उस डिवाइन गॉड के साथ फाइट की थी। अब ये सुनकर ही एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर किन्मो कह रहा था कि ये गॉड के घाव है, मैं इसे आसानी से भर नहीं पाऊंगा। इन सारे घाव को मेरे ग्रैंडपा मास्क ही हील कर सकते, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ग्रेट डाचू से बाहर नहीं आएंगे, तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे कि आप काफी दिनों से गायब थे, बताए आप कहाँ चले गए। आपके जाने के बाद यांगकांग पूरी तरह से बदल चुका है। तो एडवाइजर बताने लगे कि मेरी शादी होने के बाद मुझे लिटिल जेड कैपिटल में इनवाइट किया गया था। वो लोग चाहते थे कि मैं एंशिएंट ऑर्डर्स और हिस्टोरियल रिकॉर्ड्स को स्टडी करूं, तो उस स्टडी को पढ़ने में मुझे काफी दिनों का वक्त लग गया। और जब मैं लिटिल जेड कैपिटल से बाहर आया तब मैंने देखा कि हमारी दुनिया पर कैटास्ट्रॉफी आ चुकी है। मैं इस नेचुरल डिजास्टर के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, तो मैं आसमान को पियर्स करते हुए काफी अंदर चला गया और वहाँ पर मुझे गॉड नजर आया। वो ठीक मेरे सामने बैठा था। अब ये सुनते साथ ही एम्परर यानफिंग और किन्मो काफी ज्यादा हैरान हो गए। एडवाइजर बताते हैं कि उसके हाथ में एक गोड था और उसी गोड से नेचुरल डिजास्टर को लगातार रिलीज किया जा रहा था। मैं तुरंत ही समझ गया कि यही गॉड हमारी यांगकांग की बर्बादी का कारण है, तो मैंने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। एक लंबे अरसे तक हमारा मुकाबला चलता रहा और तुम यूँ समझ लो कि ये लाइफ एंड डेथ बैटल थी, लेकिन फिर भी मैंने उस गॉड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसी दरमियान उस गॉड के हाथों में बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन मैंने भी उसे काफी अच्छा सबक सिखाया था। ये जो खून बाहर बरस रहा है ये उसी गॉड के घाव थे। इस बैटल के बाद मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। ऊपर से मेरी वाइफ सानियान प्रेग्नेंट है, तो मैं उसे इस हालत में कहीं और ले जा नहीं सकता था, तो मैंने यहीं पर घर बना लिया। चलो गाइस, एटलीस्ट
इस बुरे दौर में हमें एक तो गुड न्यूज मिल गई। अब जल्दी एक छोटा एडवाइजर आने वाला है। एम्परर यानफेंग ने जब गॉड का जिक्र सुना तब वो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि पहले भी एक बार यहाँ पर गॉड आके गया है, लेकिन उस वक्त वो तबाही मचाने नहीं आया था। उसने तो इंपीरियल डिस्क को फाउंडिंग एम्परर के हवाले किया था। इसलिए वो इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो गॉड कहाँ से आया था और घायल होने के बाद वो कहाँ चला गया। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर ने ऊपर की तरफ इशारा किया, जिस पर किन्मो कह रहा था शायद वो हेवन में जा चुका है। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि ना, मुझे नहीं लगता वो हेवन में गया। हेवन के ऊपर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारे डेटीज जमा होते होंगे। भले ये डेटी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया क्योंकि मैंने उसे घायल किया था, लेकिन अब उसके जाने के बाद कोई दूसरा डेटी आकर इस डिजास्टर को कंटिन्यू करेगा। हमने इस दुनिया में जितने भी रिफॉर्म किए थे उन सभी सुधार कामों को हमें हटाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होता तब तक ये नेचुरल डिजास्टर भी वैनिश नहीं हो सकता। जो सुनकर एम्परर यानफेंग कह रहे थे कि अब मैं समझ गया, मास्टर रुलाई और डाविस्ट मास्टर मुझे जान से मारना क्यों चाहते थे। उन्हें पता था कि क्राउन प्रिंस ही हमारे सारे कामों को बिगाड़ सकता है, और इसलिए उन्होंने क्राउन प्रिंस को असेंड होने में हेल्प की ताकि वो दोबारा से पुरानी सिस्टम को रिस्टोर कर सके। क्राउन प्रिंस की कोरोनेशन सेरेमनी अभी तक हुई नहीं, मगर उसने इतनी जल्दी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो किन्मो ने फटाफट से उनके घाव पर अपना एलिक्सर पोर कर दिया, मगर उसने नोटिस किया कि उसका एलिक्सर इंपीरियल एडवाइजर पर कोई असर नहीं दिखा रहा। जब तक घाव के अंदर डिवाइन लाइट मौजूद है तब तक इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक सकती। तो अब वो सोच में पड़ गया कि इस घाव से गॉड की पावर को अलग कैसे किया जाए, और उतने में उसकी नजर पड़ी ब्लड लेक पर। तो इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा कि क्या इस लेक में मौजूद सारा डिवाइन ब्लड है, जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कह रहा था कि हाँ, ये उसी गॉड का ब्लड है। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसने जानबूझकर यहाँ पर अपने खून की बारिश कर दी, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने उसे ज्यादा इंजर्ड नहीं किया। और उतने में किन्मो के दिमाग में एक आइडिया आ गई। दरअसल ग्रैंडपा म्यूट ने बनाए हुए सोड पैलेट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। कुछ टाइम पहले जब टियानबो सिटी पर डीमन गॉड ने अटैक किया था, तब ग्रैंडपा म्यूट के सोड पैलेट ने उस अटैक को रोक लिया। तो किन्मो को पूरा यकीन था कि ये सोड पैलेट डिवाइन पावर को गाइड कर सकता है, इसलिए किन्मो ने सोड पैलेट्स में मौजूद कई सारी तलवारों को बाहर निकालकर इंपीरियल एडवाइजर की बॉडी पर सेटअप किया। दरअसल वो इन तलवारों को निडल्स जैसे इस्तेमाल कर रहा था, और फिर उन तलवारों ने इंपीरियल एडवाइजर की बॉडी में जो भी डिवाइन पावर थी उसे खींचना शुरू कर दिया। दरअसल ये सारे डिवाइन स्पेल्स उस गॉड ने उनकी बॉडी पर सेटअप किए थे। तो जैसे उन तलवारों ने डिवाइन पावर को बाहर निकाला, किन्मो उसे सीधे लेक की तरफ डायरेक्ट कर देता है, और फिर उसने एक जायंट सोर्ड को समन करते हुए सीधे उस लेक पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो गया, और फाइनली उस लेक में आग लग जाती है। उस गॉड की जो भी पावर वहाँ पर मौजूद थी उस सबको कलेक्ट करते हुए किन्मो ने उसमें आग लगा दी, और फाइनली इसी यांग फायर ने कमरे में एंटर करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। सो इस तरह से किन्मो ने इंपीरियल एडवाइजर के जो घाव थे उसमें से डिवाइन पावर को डिवाइड कर दिया था। तो अब इस डिवाइन पावर के वैनिश होते साथ ही किन्मो ने अपना एलिक्सर उनके जख्मों पर पोर किया, और इस बार उनके घाव काफी इजीली भरे जा रहे थे। सो इस तरह से किन्मो ने इंपीरियल एडवाइजर को हील किया। एडवाइजर उससे कह रहे थे कि तुमने सोड आर्ट का यूज करके पहला तो डिवाइन पावर को हटा दिया, और फिर उस पावर के वैनिश होते साथ ही तुमने मेरे जख्मों को हील कर दिया। तुम तो वाकई एक मिरेकल हीलर हो। तुमने जिस अंदाज में मेरे जख्मों को हील किया है उसके बारे में कोई दूसरा हीलर तो सोच भी नहीं सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक जीनियस हो। उतने में ही किन्मो उनसे कहता है कि आप पर एक डिवाइन गॉड ने अटैक किया था, तो इस हमले का साइड इफेक्ट काफी दिनों तक आपकी बॉडी पर असर दिखाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मैजिकल पावर को सर्कुलेट करो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड होकर ऑन द स्पॉट आपकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ सानियान को तो काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर एम्परर यानफेंग हंसते हुए कहने लगे कि मैंने तो ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम दोनों पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे। जो सुनते साथ ही एडवाइजर को भी हंसी आने लगी। उन्हें भी कभी लगा नहीं था कि दोनों पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे। उतने में किन्मो उन दोनों से पूछने लगा कि बताओ आपका आगे का क्या प्लान है? क्या आप मेरे साथ ग्रेट डाचो रुइंस में चलकर आपकी इंजरीज को हील करना चाहते हो, या फिर आप कैपिटल में वापस जाना चाहते? तो उन दोनों ने एक साथ एक जैसा ही जवाब दिया कि हम कैपिटल में वापस जाएंगे। एडवाइजर बताने लगे कि पहला तो क्राउन प्रिंस एम्परर के तख्त पर कब्जा
करेगा और फिर उसका अगला स्टेप होगा हर एक पोटेंशियल थ्रेट को हमेशा के लिए एलिमिनेट करने का। वो नहीं चाहता कि उसके एम्परर की पोजीशन को कोई और हथिया ले, इसलिए सबसे पहला तो सेकंड प्रिंस लिंग यूशु को अपना निशाना बनाएगा। सेकंड प्रिंस लिंग यूशु काफी ज्यादा टैलेंटेड है और साथ ही उसने रेपुटेशन को भी बिल्डअप किया, लोग उसे पसंद करते हैं। उसने हमेशा फ्रंट लाइन पर बैटल करके मिलिट्री में अचीवमेंट हासिल की और क्राउन प्रिंस ये बात अच्छे से जानता है कि मिलिट्री लिंग यूशु को सपोर्ट करेगी। उसे खत्म करने के बाद वो अगला निशाना बनाएगा 7 प्रिंसेस यूजी को। प्रिंसेस यूजी उसकी ग्रैंड मदर यानी कि एम्प्रेस के साथ काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्राउन प्रिंस ना ही एम्प्रेस को जिंदा छोड़ेगा और ना ही प्रिंसेस यूजी को। वो उस हर एक बंदे को एलिमिनेट करना चाहेगा जो आगे चलकर एम्परर की पोजीशन को क्लेम कर सकता। और ये सारी बातें सुनकर एम्परर यानफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर किन्मो को भी अब प्रिंसेस यूजी का टेंशन आने लगा। वो अच्छे से जानता है कि क्राउन प्रिंस ने यूजी को भी कैद किया होगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग बताते हैं कि अभी भी मेरी मदर काफी ज्यादा पावरफुल है और जब तक वो जिंदा है तब तक क्राउन प्रिंस मेरे दूसरे बच्चों को मारने की जरूरत नहीं दिखाएगा। फिलहाल के लिए तो मेरे बच्चे सेफ हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक महफूज नहीं रह पाएंगे। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि क्राउन प्रिंस बस अपनी कोरोनेशन सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। जैसे वो तख्त पर बैठ जाए वो इम्प्रेस डाविजर को तुरंत ही रिटायर कर देगा और फिर जैसे डाविजर पोजीशन से हट गई फिर क्राउन प्रिंस अपनी हर एक थ्रेट को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमें अपने प्रिंस और प्रिंसेस को बचाना है तो जल्दी से कैपिटल की तरफ निकलना पड़ेगा। और क्राउन प्रिंस सिर्फ इन दोनों को ही मारना नहीं चाहता, बल्कि हमारे कोर्ट में दूसरे ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिनमें से एक है हेवनली जनरल किंग माउंटाई। साथ ही बाशान और गुइलान भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ बगावत कर सकते। इतना ही नहीं, ड्यूक वेई और युआन सिबलिंग्स भी क्राउन प्रिंस के सामने अपना सिर झुकाने से मना कर देंगे। तो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने के लिए क्राउन प्रिंस उन पर जंग का ऐलान कर देगा। बस चंद ही दिनों में वो सभी लोग मैसेकर हो सकते। क्राउन प्रिंस ऐसे किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो किसी न किसी तरह से एम्परर यानफेंग से वफादार है। एम्परर यानफेंग भी चाहते थे कि वो अपने लोगों को बचा सके, मगर वो इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तो एडवाइजर से कहने लगे कि हम कैपिटल में तो वापिस जा सकते, लेकिन फिर तुम्हारी इंजरीज का क्या होगा? तुम तो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज ही नहीं कर सकते। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मेरा डिसाइपल लिटिल पॉइजन किंग युआनचिंग कैपिटल में ही मौजूद होगा। अगर वो किन्मो की मदद करे तो हो सकता है ये दोनों मिलकर मेरा इलाज कर सके और फिर मैं अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा। वेल, इनकी सारी बातें सुनने के बाद किन्मो उन दोनों को बताने लगा कि अगर आपको कैपिटल में जाना है तो सबसे पहला हमें इंपीरियल एडवाइजर और उनकी वाइफ के लुक को भी बदलना होगा। किन्मो को तो मजा आ रहा था कि उसे और 2 लोगों की टकली करने का मौका मिलेगा। इधर ये तीनों एक दूसरे का मुंह ताड़ने लगे। तो एडवाइजर किन्मो को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ डाविस्ट बनने के लिए तैयार हैं। और उतने में किन्मो ने कुछ कपड़े बाहर निकाल लिए। वो कह रहा था कि अगर आप चाहो तो तीनों भी मेरे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही वो एम्परर से कह रहा था कि अगर आपकी इंजरीज हील ही नहीं हुई तो फिर आप एम्परर की पोजीशन पर बैठ नहीं सकते, फिर तो आपके पास रहने के लिए ना घर होगा ना ही सिटी होगी। साथ ही साथ वो इंपीरियल एडवाइजर को भी बताने लगा कि अगर आपकी इंजरीज भी हील नहीं हुई तो फिर आप भी इंपीरियल एडवाइजर की पोजीशन पर नहीं रह सकते। ऊपर से आपका एक बच्चा भी होने वाला है, तो आपको अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन किया तो आपके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बन जाएगा। वेल, किन्मो की बातें सुनकर एडवाइजर को हंसी आ रही थी। वो कहते, सेक्ट मास्टर किन्मो, तुम्हारी बातों से ऐसा फील हो रहा कि तुम हमारी बदनसीबी का फायदा उठाना चाहते। हाँ, मगर तुमने एक बात एकदम सही बोली। अब मुझ पर फैमिली की जिम्मेदारी है, काम धंधा तो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं सीधे सेक्ट मास्टर बनूंगा, यानी कि फिर तुम्हारी पोजीशन मेरी हो जाएगी। वहीं पर एम्परर यानफिंग कह रहे थे कि अगर मैंने भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन किया तो मुझे भी लीडर की पोजीशन चाहिए। जो सुनकर एडवाइजर कह रहे थे कि अगर एम्परर सेक्ट लीडर बनेगी तो मैं उनका असिस्टेंट बनूंगा, फिर तो शायद किन्मो को ही दूसरा काम धंधा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। उतने में किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर एम्परर से पूछने लगा कि क्या आप वाकई मेरे सेक्ट के लीडर बनना चाहोगे। उसकी शक्ल देखते साथ ही एम्परर समझ गए कि किन्मो तो
पूरी तरह से सीरियस हो गया। इसलिए वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा तो फिर पूरा यांगकांग ही इस सेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और उतने में इंपीरियल एडवाइजर उनसे कहते हैं कि एम्परर आप इसके बारे में मत सोचिए, फिलहाल हम इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। और उतने में उन चारों को ड्रैगन किलिन की आवाज आई। वो एम्परर यानफिंग और इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगा कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम चाहते हो कि हमारा हेवनली डीमन सेक्ट हमेशा तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए, लेकिन बदले में तुम लोग हमारे सेक्ट को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। मैंने तो तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों को आज तक नहीं देखा था। तो किन्मो तुरंत ही उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बता देता है। वहीं पर सानियान को तो ड्रैगन किलिन की बातें सुनकर हंसी आ गई। ड्रैगन किलिन हमेशा थोड़ी बात करता है लेकिन वो मुद्दे की रहती। तभी सानियान किन्मो को समझाने लगी कि मेरे हस्बैंड और एम्परर पर काफी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसीलिए हेवनली डीमन सेक्ट ज्वाइन करने से पहले उन्हें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। मगर मेरी बात कुछ और है, मैं आपकी सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती। वैसे भी आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो जाहिर सी बात है मैं आपके कल्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी पोजीशन मिल सकती है? जिस पर किन्मो कह रहा था कि आप यांगकांग के वीविंग डिपार्टमेंट की कमिश्नर हो, तो आप मेरे सेक्ट के एम्ब्रॉयडरी हॉल को ज्वाइन कर सकती। मैं आपको वहाँ का इंसेंस मास्टर बना दूंगा, जिसके लिए सानियान तुरंत ही राजी हो गई। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किलिन को ढेर सारी फायर पिल खिलाई जा रही थी, क्योंकि सभी लोग अब कैपिटल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इधर सानियान इंपीरियल एडवाइजर से धीरे से कहने लगी कि आपने सेक्ट मास्टर किन्मो के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था। क्या आपको लगता है कि कैपिटल में वापस जाने के बाद एम्परर इस जंग को जीत पाएंगे? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि हमारे रल्म के लोग हमारे रिफॉर्म के कामों को सपोर्ट करते हैं। ऊपर से मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मिलिट्री में 80% लोग एम्परर के साथ वफादार हैं। जैसे ही हम कैपिटल में पहुंच जाए मैं अपने कुछ साथियों को कांटेक्ट करूंगा। साथ ही 9 ड्रैगन माउंटेन में हमारे ड्रैगन गार्ड की इंपीरियल आर्मी भी छुपी हुई है, तो अगर हमें सफिशिएंट सपोर्ट मिला तो हम आसानी से कैपिटल पर अटैक करके उसे सीज कर सकते हैं। जिस पर सानियान कहने लगी कि डाविस मास्टर और रुलाई ने एक साथ मिलकर एम्परर पर वार किया था। अगर आप लोग कैपिटल को दोबारा से अपने कब्जे में लोगे तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग बस चुपचाप से तमाशा देखेंगे। हो सकता है कि वो भी इस बैटल में इंटरफेयर करें। और क्या एम्परर और आपके पास इतनी पावर है कि आप उन लोगों का मुकाबला कर पाओगे? वेल, यहाँ पर किन्मो ने भी उनकी बातें सुनी थी। वो बता रहा था कि कई सारे चान मास्टर्स और डाविस भी नोबल फैमिलीज के घर पर पनाह ले चुके। वो लोग कैपिटल पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जो सुनते साथ ही सानियान इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगी कि फिलहाल आपके पास बस एक ही सपोर्ट है, और वो सपोर्ट है किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट का। अगर आप चाहते हो कि वो लोग आपकी मदद करे तो आपको भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए दोनों साइड से एफर्ट्स लगने चाहिए। सानियान की बातों से इंपीरियल एडवाइजर भी अग्री हो गए, इसलिए वो तुरंत ही किन्मो से कहने लगे कि मैंने सुना था तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट में एक हेवनली किंग की पोजीशन खाली है। जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ बिल्कुल, 4th हेवनली किंग की पोजीशन वैकेंट है। तो इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं कि ठीक है, मैं उसी पोजीशन को होल्ड करूंगा। मैं तुम्हारे सेक्ट का 4था हेवनली किंग बनने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर एम्परर यानफिंग थोड़े से शॉक हो गए, मगर इंपीरियल एडवाइजर उन्हें इशारों में बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ किन्मो को समझा रहे थे कि हमारे एम्परर कभी भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे दुश्मनों को एक बहाना मिल जाएगा। वहीं पर एम्परर यानफिंग को बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से इंपीरियल एडवाइजर को फाइनली हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ा। तो किन्मो ने बता रहा था कि मेरा हेवनली डीमन सेक्ट बिल्कुल भी ईवल नहीं, हमारी आइडियोलॉजी काफी ज्यादा सिंपल है, हम हमेशा दूसरों की मदद करते। लेकिन तभी सानियान किन्मो को बता दिए कि एम्परर कभी भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये यांगकांग और उनकी पोजीशन पर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता। जो सुनते साथ ही किन्मो भी खामोश हो गया। वो एम्परर पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और फाइनली ये लोग उस वैली से निकल पड़े। यहाँ से कैपिटल काफी ज्यादा दूर थी, तो इन्हें रास्ते में स्टे करना पड़ा। एडवाइजर ने देखा कि किन्मो डिनर होने के बाद वहाँ से निकल चुका है, इसलिए वो भी किन्मो को फॉलो करते हुए थोड़ी दूरी पर पहुँच गए। दरअसल यहाँ पर किन्मो सोड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जो देख एडवाइजर कहते हैं कि मैंने 3 बेसिक सोड फॉर्म को क्रिएट किया था, शायद तुम उन्हीं सोड फॉर्म्स को अपनी सोड टेक्निक के साथ मर्ज करना चाहते हो, लेकिन तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी टेक्निक में ढेर सारे फ्लॉज होंगे। तुम अपने दुश्मन को इतनी सारी ओपनिंग्स दोगे कि वो आसानी से तुम्हें मार देगा, तो क्यों ना इसे प्रैक्टिस करने में मैं तुम्हारी मदद करूं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने भी अपनी वुडन स्टिक को समन कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में मुकाबला
मुकाबला शुरू हो जाता है। किन्मो पर सबसे पहले कॉइलिंग सोड पैटर्न से अटैक किया गया, जिससे पहला तो वो जमीन पर पटक गया, मगर वो दुगनी रफ्तार से जाकर इंपीरियल एडवाइजर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर एडवाइजर काफी तेजी के साथ मूव होते हुए किन्मो के हर एक अटैक को काउंटर कर रहे थे, चाहे किन्मो किसी भी एंगल से उन पर हमला क्यों न करे। इंपीरियल एडवाइजर के पास उसकी हर एक मूव का जवाब था। किन्मो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता, लेकिन एडवाइजर के सामने उसकी ये रफ्तार भी फीकी पड़ गई और उतने में किन्मो ने छलांग लगाते हुए अपना फाइनल अटैक उन पर रिलीज किया, लेकिन उसने देखा कि उसकी स्टिक तो ब्रेक हो गई और उसी वक्त एडवाइजर ने अपनी स्टिक उसके गले पर पॉइंट कर दी। वो किन्मो से कह रहे थे कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी हो गई, अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें खुद की इनसाइट को हासिल करना होगा। वहीं पर एम्परर यानफेंग उसे बता रहे थे कि किन्मो थोड़ी और प्रैक्टिस और फिर तुम सीधे एक जूनियर ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। तुम्हारे पास जितनी पावरफुल टेक्निक और स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ मैंने 57 साल की उम्र में हासिल की थी। मेरे साथ कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैंने तो अपनी जिंदगी के कई साल ड्रैगन पावर को हासिल करने में गुजार दिए और फिर एक दिन अचानक से मुझे इसमें कामयाबी हासिल हो गई। दरअसल ड्रैगन हमेशा एक बदलाव को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से मैंने मैजिक आर्ट, सोर्ड आर्ट और कॉम्बैट टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और फिर इन तीनों को मैंने मेरी 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट के साथ इंटीग्रेट किया था। अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें सिखा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही किन्मो ने खुश होकर एम्परर यानफेंग को मसाज देना शुरू कर दिया। दरअसल ये किन्मो का मस्का मारने का स्टाइल था और ये देख एम्परर को भी हंसी आ गई। एम्परर किन्मो को अपनी 9 ड्रैगन टेक्निक पास डाउन करने के लिए तैयार हो गए थे और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर एल्डर जियान की एंट्री हो गई। एम्परर यानफेंग ने तुरंत इन्हें पहचान लिया। ये तो मेरे यांगकांग के असिस्टेंट चांसलर हैं और उन्हें झटका तो इस बात का लगा कि ये बंदा भी हेवनली डीमन सेक्ट का मेंबर है। किन्मो उनसे कह रहा था कि 3 दिनों के अंदर नया एम्परर तख्त पर बैठने वाला है, तो बताओ फिर हमारे सोर्ड हॉल की तैयारियां कैसे चल रही। जिस पर सोर्ड मास्टर जियान कहने लगे कि हम तो कोरोनेशन सेरेमनी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई, यानी कि किन्मो अपना अगला जाल बिछा चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।